अभी तक हमने प्लांट्स में डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने ये बात की थी कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बन रहा है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से जो ज़ायगोट बना है, उस ज़ायगोट में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में अब अपन बात करना शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जो एनिमल्स हैं वहाँ पर बेसिकली जो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है वहीं पर जर्म सेल्स बन जाती हैं, और मोस्ट ऑफ वहाँ पर जो प्लेन ऑफ सेल डिवीज़न है, इक्वल सेल्स साइज की सेल्स जो है वहाँ पर बनती हैं, बेसिकली जो इनिशियली जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं। लेकिन प्लांट में अगर हम बात करें तो पहले ही सेल डिवीज़न के साथ में अनइक्वल सेल डिवीज़न जो है वो शुरू हो जाता है। साथ साथ जो सेल्स बनती हैं वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देती हैं साथ साथ ही। तो मेन पार्ट क्या है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको हम देखते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़ायगोट जो है उसी से शुरुआत कर रहे हैं अपन कि ये ज़ायगोट है, डिप्लॉइड सेल है, मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं उनके फ्यूज़न से बनी है, यानी कि मेल स्पर्म और एग सेल जो है उसके फ्यूज़न से डिप्लॉइड ज़ायगोट बना। उस ज़ायगोट में अनइक्वल ट्रांसफर डिवीज़न होता है जिससे कि एक स्मॉल और एक लार्ज सेल बनती है। स्मॉल सेल ऊपर की तरफ जो बन रही है इसे कहा जाता है बेसिकली एपिकल सेल। जो ऊपर की तरफ यहाँ पर सेल्स बन रही हैं उस सेल को कहा गया है बेसिकली एपिकल सेल। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ऊपर की तरफ जो सेल बन रही है उसे बेसिकली एपिकल सेल हमने कहा। नीचे की तरफ जो सेल बन रही है उसे कहा है हमने बेसल सेल। एपिकल सेल जो है ये मेनली एम्ब्रियो प्रॉपर या मेन जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण करेगी, और बेसल सेल जो है ये बेसिकली सस्पेंसर का निर्माण करती है जो बेसिकली उसको होल्ड किए हुए रखता है एम्ब्रियो को बेसिकली। अब यहाँ पर इन दोनों ही सेल्स में अगर हम बात करें तो एपिकल सेल जो है बेसिकली या ऊपर वाला पार्ट जो है, इस एपिकल सेल्स में सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस पर डिवीजन होता है। मतलब पहला डिवीजन अगर हॉरिजॉन्टल हुआ है तो दूसरा वर्टिकल, फिर तीसरा हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, सभी सेल्स के अंदर एक के बाद एक जो सेल्स बन रही हैं उनके अंदर पैरेलल परपेंडिकुलर डिवीजन होते रहते हैं। और जब भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डिवीजन होता है सक्सेसिवली तो जो सिमेट्री डेवलप होती है वो बेसिकली स्फेरिकल शेप एक डेवलप होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक डेवलप होती है। और बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो डेवलप होती है, स्फेरिकल शेप डेवलप होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एम्ब्रियो बना रहा है, तो एम्ब्रियो जो है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती है एम्ब्रियो की, ग्लोबुलर शेप आना शुरू होती है। नीचे की तरफ जो बेसल सेल है उस बेसल सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, मतलब एक के बाद एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते हैं। तो वो बेसल सेल जो है नीचे वाली, वो नीचे वाली सेल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहा जाता है सस्पेंसर। तो नीचे वाली सेल जो है वो सस्पेंसर बना रही है। ऊपर वाला जो एपिकल सेल थी वो बेसिकली एक ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो का निर्माण करती है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल जो है वो साथ साथ देखने को मिलते हैं कि जो एपिकल सेल में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने वाली सेल्स हैं वो जिब्रेलिक एसिड सिक्रीशन करती हैं, कुछ नेगेटिव सिक्रीशन करती है, नेगेटिव सिग्नल देती है नीचे वाली सेल्स को, जिससे कि नीचे वाली जो सस्पेंसर वाली सेल्स हैं
इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो सप्रेस हो जाता है। इनिशियली जब एपिकल और बेसल सेल बनती है फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद, तो दोनों सेल्स में एम्ब्रियो बनाने के लिए पोटेंशियल एम्ब्रियो बनाने की क्षमता दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एपिकल सेल है वो नेगेटिव सिग्नल देकर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इनहिबिट करती है नीचे वाली बेसल सेल में, जिससे कि बेसल सेल एम्ब्रियो ना बनाकर सस्पेंसर की तरह डिवीजन करना शुरू करता है और सस्पेंसर बनाता है। साथ ही साथ जो बेसल सेल है वो पॉजिटिव सिग्नल सिक्रीट करती है डिवीजन के साथ साथ, और वो पॉजिटिव सिग्नल जो है वो ऊपर वाली तरफ एपिकल सेल से बनने वाली सेल्स को एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो इस तरह से एपिकल सेल जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करेगी, नीचे वाला जो पार्ट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो नहीं करेगा, ऑल्दो इट हैज पोटेंशियल टू डेवलप एज एम्ब्रियो। तो यहाँ पर सस्पेंसर जो है उसमें बेसिकली sus1, sus2, रास्पबेरी ये जीन्स जो हैं ये एक्सप्रेस होती हैं और ये एक पॉजिटिव सिग्नल देती हैं ऊपर की तरफ डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को, जिससे कि उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो आगे से आगे प्रोसीड होता है। मैटरनल इफेक्ट जीन्स भी यहाँ पर साथ साथ अंदर काम कर रही हैं। आगे जब ये ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बन जाता है तो इसमें बेसिकली 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं सेल्स। सबसे बाहर की तरफ वाली जो सेल्स हैं वो बनाती हैं या कहलाती हैं प्रोटोडर्म, जो आगे चलकर एपिडर्मिस वगैरह जो है उनका निर्माण करती है। रेड कलर में यहाँ पर जो शो की हुई सेल उनको कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू, जो कि कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करता है आगे जाकर। अंदर की तरफ ग्रीन कलर में जो सेल्स हमने शो की बिल्कुल सेंटर में, वो बेसिकली प्रोकैम्बियम जिसे लिखा गया है, ये प्रोकैम्बियम जो है ये आगे चलकर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं जाइलम फ्लोएम उनका निर्माण करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आई है वो आई है ग्लोबुलर शेप स्टेज। इस ग्लोबुलर शेप स्टेज के अंदर ही जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो ऑक्सीन सिंथेसिस और सिक्रीशन भी शुरू करती है। और यहाँ पर ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन का एक ग्रेडियंट यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में अभी आगे मैं बात करूंगा। उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जिनको मैं यहाँ पर एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इनहिबिटरी सिग्नल फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा इनहिबिटरी सिग्नल कुछ सिक्रीट किए जाते हैं, और ये इनहिबिटरी सिग्नल जो है तो ये इनहिबिटरी सिग्नल फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ sus1, sus2 raspberry genes which inhibit embryonic growth of suspensor cells. नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इट इज बिलीव्ड दैट इनहिबिशन मीडिएटेड बाय mRNA के द्वारा यहां पर इनहिबिशन किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? बिकॉज sus1 जीन कोड एन एंजाइम। sus1 जीन जो है वो एक एंजाइम को बनाती है या एक एंजाइम जो है वो कोड करती है विच शोज रिजेम्बलेंस विद डायसर। और याद होगा हमने पढ़ा था डायसर, ड्रोशा, पाशा, DGCR8, MISI-RNA वाले केस में। तो ये जो एंजाइम sus1 sus1 या सस्पेंसर 1 जीन के द्वारा जो एंजाइम बनाया जाता है वो एंजाइम डायसर के जैसा होता है, और ड्रोसोफिला का जो डायसर है उसके जैसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका नाम जो है बेसिकली दैट इज वाई इट इज नोन एज डायसर लाइक 1, DCL1 भी कहा जाता है इस एंजाइम को। और इस एंजाइम की अकरेंस जो है वो ये शो कर रही है कि शायद यहाँ पर रेगुलेशन जो हो रहा है जीन का वो MIRNA मीडिएटेड होता होगा। फिर जो सस्पेंसर है वो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो उसके बारे में बात करें। पॉजिटिव सिग्नल गिवन बाय सस्पेंसर सेल टू डेवलपिंग एम्ब्रियो इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन के रूप में
पॉजिटिव सिग्नल सस्पेंसर के द्वारा एम्ब्रियो को दिया जा रहा है, जो कि एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को प्रमोट करता है ऊपर वाले पार्ट में, एपिकल सेल वाले पार्ट में। इफ एम्ब्रियो इज रिमूव्ड फ्रॉम सस्पेंसर ड्यूरिंग मिड ग्लोबुलर स्टेज, then its development will be seized। तो इसका डेवलपमेंट सीज हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए मिड ग्लोबुलर स्टेज तक पॉजिटिव सिग्नल देता है, और मिड ग्लोबुलर स्टेज के बाद में लेट ग्लोबुलर स्टेज में अगर सस्पेंसर को हटा भी दिया जाता है तो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल चलता रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि इनिशियल अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पॉजिटिव सिग्नल जो है वो सस्पेंसर की सेल्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मिड ग्लोबुलर स्टेज expression of auxin biosynthesis gene is initiated, which leads to formation of auxin gradient। auxin का gradient बनना शुरू हो जाता है मिड ग्लोबुलर स्टेज के दौरान। सस्पेंसर डिपेंडेंस इज एंडेड इन लेट ग्लोबुलर स्टेज, मतलब लेट ग्लोबुलर स्टेज में सस्पेंसर पर जो डिपेंडेंट है, जो सस्पेंसर पर जो निर्भरता है पॉजिटिव सिग्नल के लिए, वो खत्म हो जाती है। इस दौरान अगर सस्पेंसर को हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। अब यहां पर हमने बात की है ऑक्सिन ग्रेडियंट बनाया जाता है। तो ग्रेडियंट अगर बनाया जाना है तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर काम में लिए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ऑक्सिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑक्सिन के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर काम आते हैं, जो कि पेन फैमिली प्रोटीन के द्वारा कोड किए जाते हैं। उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ऑक्सिन सिंथेसिस इनिशियली अकर एट एपिकल रीजन, मतलब कि ऊपर की तरफ बनना शुरू होती है। इट्स ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन ट्रांसपोर्टर्स। और ट्रांसपोर्टर कौन बनाते हैं? पिन फैमिली प्रोटीन्स हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टर जो है ऑक्सिन के, जो हम ऑक्सिन हार्मोन जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब यहां पर जो ग्रेडियंट बना है उसको डायग्रामेटिकली अपन ने शो किया है। याद रखना ये डायग्राम कि ऑक्सिन का ग्रेडियंट किस तरह से बना है। यहां पर बेसिकली ऊपर की तरफ अपन ने ये एम्ब्रियो वाला पार्ट शो किया है, नीचे की तरफ सस्पेंसर वाला पार्ट शो किया है, ये डॉट 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 बनाकर हमने शो किया है ऑक्सिन का ग्रेडियंट। मतलब ऊपर की तरफ जो ऑक्सिन है वो है कम, और नीचे की तरफ जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सिन है ज़्यादा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लो से ये हाई, ये इस तरह से ऑक्सिन का ग्रेडियंट जो है वो बनता है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। क्यों याद रखना? क्योंकि इसका एक कारण है कि अब ये ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो ऑक्सिन ग्रेडियंट बनने के बाद में शेप चेंज करना शुरू करता है, हार्ट शेप में आना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो हार्ट शेप स्टेज आएगी। दूसरी खास बात, जहां ऑक्सिन कम है वहां से आगे चलकर शूट वाला पार्ट ग्रो करता है, जहां ऑक्सिन ज़्यादा है वहां से आगे चलकर रूट निकलना, ऊपर वाले पार्ट से स्टेम, नीचे वाले पार्ट से रूट या जड़ें निकलना शुरू होती हैं। ये खास बात है, बहुत खास बात है, इसको याद रखना। नेक्स्ट स्टेज जो है वो आती है हार्ट शेप स्टेज। तो ये हार्ट शेप स्टेज क्यों आई है? बेसिकली ऑक्सिन ग्रेडियंट के कारण यहाँ पर जो है शेप में चेंज आना शुरू होता है। ग्लोबुलर से हार्ट शेप आना, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री का आना, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार पहले मैं स्ट्रक्चर थोड़ी सी हार्ट शेप स्टेज की स्ट्रक्चर एक डायग्राम की तरह शो कर देता हूँ कि ऊपर जहाँ ऑक्सिन कम था वो वाला पार्ट आगे चलकर एपिकोटाइल बनाएगा। एपिकोटाइल जो है वो शूट फॉर्मेशन करता है। नीचे वाला पार्ट जहाँ ऑक्सिन ज़्यादा था वो आगे चलकर हाइपोकोटाइल बना रहा है, और हाइपोकोटाइल से क्या डेवलप होती है? रूट डेवलप होती है। हाइपोकोटाइल या रेडिकल
कह सकता हूं मैं इसको। तो इससे क्या डेवलप होती है, रूट डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट जो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ऑक्सीजन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लोबुलर स्टेज, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल टू बाइलेटरल सिमेट्री ट्रांजिशन। रेडियल टू बाइलेटरल सिमेट्री ट्रांजिशन कौन करवाता है? ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन तो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर बन जाए, तो ये पॉइंट याद रखना। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें क्या है कि एक चीज़ फिक्स रहती है, जिस पार्ट से क्वेश्चन पिछले 10-15 सालों से आते हुए चले आ रहे हैं ना, उन्हीं में से उठकर क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर मैं बोलता जा रहा हूँ वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेसिफिकली याद रखना वो वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हार्ट शेप स्टेज के बाद में टॉर्पिडो शेप स्टेज। हार्ट शेप में ये इतना ही याद रखना है। फिर आती है नेक्स्ट टॉर्पिडो शेप स्टेज। इसमें कुछ जीन हैं जिनके नाम हमें याद रखना है। यहाँ पर 2 डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किए हैं बेसिकली। एक डायग्राम ये लेफ्ट में और एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर राइट में शो किया है। एक बेसिकली एंजियोस्पर्म में ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो है ये मोनोकॉट्स जो है उनके लिए, राइट वाला डायग्राम डाइकॉट्स जो है उनके लिए शो किया है। तो मोनोकॉट्स जो है उनमें इस तरह का बनेगा। यहाँ पर बेसिकली एम्ब्रियो, नीचे वो सस्पेंसर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पर इस तरह से कॉटिलिडन बन जाएगा, नीचे ये एम्ब्रियो वाला प्रॉपर पार्ट बन रहा है। डाइकॉट में क्या होगा, ये टॉर्पिडो शेप स्टेज है, बीच वाला पार्ट वो एम्ब्रियो वाला पार्ट है। इसमें भी वही आगे वाला पार्ट जो है वो शूट बनाएगा और पीछे वाला पार्ट जो है वो रूट बनाएगा। तो नाम हमें जीन के नाम याद रखने हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर, कि जो शूट ग्रोथ वाला पार्ट है बेसिकली, जैसे प्लूमूल मैंने यहाँ पर कहा है, यहाँ पर कुछ जीन हैं जिनके प्रोडक्ट या हमें ध्यान रखना है, वो है DAC23 और STM जीन। ये DAC23 और STM जीन जो है ये बेसिकली प्लूमूल या शूट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है रेस्पॉन्सिबल है। रेडिकल वाला पार्ट जो है यहाँ पर एक्सप्रेस होती है एक खास जीन जिसका नाम है हॉबिट। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी वाला हॉबिट नहीं है, ये हॉबिट जीन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 नाम हमने लिखे थे, DAC23 और STM। वो इसलिए लिखे थे कि DAC23 जो है वो बेसिकली मेज जो है या मक्का, उसमें जीन का नाम है, और STM जो है ये नाम है बेसिकली अरेबिडोप्सिस थैलियाना के अंदर। तो ये जीन के नाम स्पेसिफिकली ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कम नाम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट में यहाँ पर ये मान के चलो बहुत सारे प्रोटीन के प्रोडक्ट काम आते हैं, सॉरी बहुत सारी जीन के प्रोडक्ट काम आते हैं। किताब खोल के देखोगे तो कम से कम 100 या 100-150 नाम तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ 10-12 नाम ही मैं टोटल तुम्हें बताने वाला हूँ बस। तो एटलीस्ट इनको तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। तो आफ्टर स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब यहां पर क्या होगा, ये टॉर्पिडो शेप स्टेज जो है, आफ्टर दिस स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्लो डाउन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है यानी कि जो डिवीजन है सेल्स का वो धीरा हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। एंड सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज मॉलिक्यूल इज इनिशिएटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी की तैयारी करना शुरू कर देता है सीड। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। DAC23 STM हॉबिट जीन जो है वो एक्सप्रेशन होता है इनका, इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग लेट ग्लोबुलर स्टेज। लेट ग्लोबुलर स्टेज के दौरान ही इनका एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, DAC23 STM और हॉबिट जीन का। फिर यहाँ पर कुछ और जीन हैं जिनके प्रोडक्ट के बारे में हमें ध्यान में रखना है स्पेसिफिकली। लीफी कॉटिलिडन 1, तो लीफी कॉटिलिडन 1 जो है ये बेसिकली यहाँ पर क्या काम आ रहा है, इसको शॉर्ट में LEC1 कहा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंसर इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका काम क्या है वो हमें याद करना है। मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंसर
इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दूसरा काम क्या है इसका, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कोटिलिडन आइडेंटिटी, सस्पेंसर के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मेंटेन करना, कोटिलिडन आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करना, और इनिशिएशन ऑफ मैच्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ अर्ली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मैच्योरिटी को जो है प्रमोट करवाती है, मैच्योर करवाती है। अर्ली जर्मिनेशन जो है सीड का, उसको रोक कर रखती है, मतलब जब तक कि अंदर एम्ब्रियो मैच्योर ना हो जाए तब तक सीड के जर्मिनेशन को रोक कर रखवा रही है। दूसरी एक जीन का नाम है टॉपलेस, जिस पर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। टॉपलेस बेसिकली क्या करती है, रूट को शूट में कन्वर्ट कर देती है, सो इट्स एक्सप्रेशन इज इनहिबिटेड इन रूट फॉर्मिंग सेल्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब वो जो अर्ली एम्ब्रियो है, उस अर्ली एम्ब्रियो में डॉर्मेंसी आ गई है। अब डॉर्मेंसी जो है उसके बारे में अपन थोड़ी सी बेसिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने पहले कहा था डॉर्मेंसी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर डॉर्मेंसी से रिलेटेड जीन, उनके प्रोडक्ट और उनके फंक्शन। डॉर्मेंसी पे मैं नहीं जा रहा ज़्यादा, क्योंकि वो बॉटनी वालों को पता होगा, हो सकता है जूलॉजी और बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी वालों को नहीं पता, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात जरूरी भी नहीं है। सिंपल सी बात है, प्लांट में क्या होगा कि प्लांट में सीड जो है वो पेरेंट प्लांट पर बन जाते हैं, और पेरेंट प्लांट पर बनने के बाद वो सीड पेरेंट प्लांट पर ही जर्मिनेट ना हो, कहीं वो दूर जाकर जर्मिनेट हो, इसके लिए उनके जर्मिनेशन को रोक कर रखा जाता है फेवरेबल कंडीशन आने तक, और इसी को कहा जाता है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट, निष्क्रिय, एक तरह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहे सीड, डॉर्मेंसी जब तक है उनके अंदर। तो डॉर्मेंसी रिलेटेड जीन जो है उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। मेन पहली जीन है वेव जीन यहाँ पर, ठीक है। जो पहली जीन हमने यहाँ पर बात करी है वो कौन सी है, वेव जीन। तो वेव जीन जो है डॉर्मेंसी रिलेटेड, वेव जीन क्या काम करती है, नाम से ही काम है इसका, विविपैरिटी। बेसिकली डेवलपमेंट बायोलॉजी में कोई जीन के म्यूटेशन होने के कारण जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर जीन का नाम दिया जाता है। तो इस जीन का नाम है वेव जीन। मतलब ये जीन जब म्यूटेट हो जाती है, ये काम नहीं करती है, तो विविपैरिटी शो करता है प्लांट। और विविपैरस क्या होता है कि लाइव जो बर्थ है, बच्चे अंडे नहीं देना, बच्चे पैदा करना, वो होता है विविपैरिटी एनिमल्स में। उसी तरह से प्लांट में अगर मैं बात करूं तो विविपैरिटी क्या होगा कि सीड जो है वो पेरेंट प्लांट पर ही जर्मिनेट हो जाए, पौधा बना ले पेरेंट प्लांट के ऊपर ही, उसको कहा जाता है विविपैरिटी। तो इस जीन का काम क्या है, सीड को पेरेंट प्लांट पर जर्मिनेट होने से रोकना, प्रीकॉशियस जर्मिनेशन को रोकना। तो विविपैरिटी जीन क्या करेगी, इट इनहिबिट precocious germination of seed and provide time for seed germination। मैच्योरिटी के लिए समय प्रोवाइड करवा रही है, फेवरेबल कंडीशन आने तक इंतजार कर रहा है प्लांट जो है। अगर वेव नेगेटिव हो जाए तो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन हो जाएगा, समय से पहले जर्मिनेशन हो जाएगा और प्लांट विविपैरिटी शो करेगा। फिर ABA एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है, जिसे डॉर्मिन भी कहा जाता है। ये वाटर स्ट्रेस हार्मोन भी है बेसिकली एक तरह से। और ये जो ABA है ये डॉर्मेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी कहलाता है प्लांट के अंदर। ड्रॉट स्ट्रेस के दौरान रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है। तो सीड जब डॉर्मेंट होता है उस दौरान भी तो क्या होता है, ड्रॉट कंडीशन ही होती है, क्योंकि पानी जो है उसको निकाला जाता है सीड वाली सेल्स में से, और पानी के निकलने के कारण एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम हो जाती है। तो डेसिकेटेड कंडीशन में टॉलरेंस प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाने हैं उन प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करवाने के लिए हार्मोन की सिग्नलिंग चाहिए। तो वो हार्मोन है ABA एब्सिसिक एसिड, जिसे डॉर्मिन भी कहा जाता है।
ली लेट एम्ब्रियोनिक अबंडेंट, ये ली जो प्रोटीन है इसके प्रोडक्ट लेट एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान स्टोर कर लिए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं। मतलब ये डेसिकेशन से टॉलरेंट, डेसिकेशन का मतलब पानी की कमी, तो प्रोवाइड डेसिकेशन टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता। स्टिमुलेट स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज को स्टिमुलेट भी करवा रही है। तो ये डॉर्मेंसी में काम में आने वाले कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। डॉर्मेंसी अगर पढ़ना चाहो तो किसी भी बुक से पढ़ लेना। डॉर्मेंसी पर हमारे नेट में तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला डायरेक्ट, ठीक है। सीड कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी हो सकती है, एम्ब्रियो इम्पोज्ड डॉर्मेंसी हो सकती है, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं डॉर्मेंसी, लेकिन उन पर मैं बात नहीं कर रहा। फिर हम बात करते हैं डॉर्मेंसी जब ब्रोकन होगी तो सीड जर्मिनेट होगा। डॉर्मेंसी ब्रोकन कैसे होती है उसके आधार पर कुछ टर्म्स हैं। डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन बाय स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि घर्षण के द्वारा। मोस्ट ऑफ सीड्स शोज टेम्परेचर डिपेंडेंट जर्मिनेशन, सॉरी स्ट्रैटिफिकेशन मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट जर्मिनेशन, स्पेसिफिक टेम्परेचर आने पर सीड का जर्मिनेट होना। स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन का मतलब हुआ डॉर्मेंसी ब्रोकन बाय स्टोमक एसिड ट्रीटमेंट, सॉइल फ्रिक्शन एक्सेट्रा, इनके द्वारा। कई बार क्या होता है कुछ जानवर जो है उन सीड को खाते हैं तो सीड का टफ कोट जो है वो एसिड की प्रेजेंस में गल जाता है और सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। या फिर सॉइल पार्टिकल जो है उनके फ्रिक्शन से जो है बाहर वाला आवरण घट जाता है। इम्बाइबेशन मतलब पानी का अंदर जाना, पानी अंदर जाता है, एड्जॉर्ब होता है, सीड फूलता है, बाहर वाला आवरण फट जाता है और सीड जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हार्मोन के बारे में अपन बात करें तो हार्मोन, दो हार्मोन हैं जो यहाँ पर रिलेटेड हैं डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन से। डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है एबी एब्सिसिक एसिड, तो जर्मिनेशन जब होना होगा तो एब्सिसिक एसिड धीरे धीरे कम होगा और जिब्रेलिक एसिड का बायोसिंथेसिस शुरू होगा और जिब्रेलिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करवाएगा, इसीलिए इसे डॉर्मेंसी ब्रेकर हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो डॉर्मेंसी को मेंटेन करता है। तो एब्सिसिक एसिड कम होना शुरू होगा जब सीड जर्मिनेट होगा उस टाइम पर, और जिब्रेलिक एसिड बढ़ जाएगा और सीड जर्मिनेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सीड जर्मिनेट हो गया है, अब प्लांट की ग्रोथ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से रिलेटेड ग्रोथ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के हो सकते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। एनाटॉमी हमारे सिलेबस में नहीं है तो एनाटॉमी पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा, ये ध्यान रखना। सिर्फ मेरिस्टेम के बारे में ही हमने बात करी और कोई टिश्यूज़ जो हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनाटॉमी हमारे पार्ट जो है हमारा सिलेबस में नहीं है, एनाटॉमी वाला पार्ट, तो उस पर हम डिटेल में बात नहीं करने वाले। सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से रिलेटेड जो ग्रोथ है वेजिटेटिव ग्रोथ है बेसिकली। कायिक ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कब होगी? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना शुरू होंगे। और एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होते हैं? फूलों में। जो फूल हैं, पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, उनके अंदर होते हैं। तो फ्लावरिंग जो होना शुरू होती है उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यहां पर भी कुछ जीन हैं, उनके नाम मैं यहां पर बता रहा हूं खास खास। सिर्फ इतने जीन तो एटलीस्ट हमें याद होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। शूट वाला जो पार्ट है उस शूट वाले पार्ट से रिलेटेड कुछ जीन हैं जिनके नाम यहां पर हमने लिखे हुए हैं। CLV यहां पर लिखा हुआ है, CLV 1, 2, 3 यहां पर लिखा हुआ है। CLV 1 और 2 यहां पर लिखा हुआ है, CLV 3 यहां पर लिखा हुआ है। तो CLV जो है ये क्लेवाटा, CLAVATA, नीचे अभी नाम लिखा हुआ है डिटेल में।
ये क्लेवाटा का नाम है। वुश, ये बेसिकली वुश्चल जो जीन है उसके लिए यहाँ पर नाम है। एसटीएम, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट मेरिस्टेम रिलेटेड जीन है बेसिकली यहाँ पर। अब इनके काम क्या क्या है वो अपन बात करते हैं। यहाँ पर हमने एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है उसको शो किया है, और एपिकल मेरिस्टेम वाले पार्ट में जो है आगे की तरफ सेल्स डी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में मेंटेन रहती हैं, डी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में मेंटेन रहती हैं। तो जो आगे वाला पार्ट है वहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी। जबकि पीछे वाला जो पार्ट है यहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो बनना शुरू कर देती है। वेस्कुलर, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, और इनमें डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है। जबकि सबसे आगे वाला जो हिस्सा है एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है बेसिकली, तो वो एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है उस सबसे आगे वाले हिस्से में अगर मैं बात करूं तो सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो सबसे आगे वाला हिस्सा डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, और डी डिफरेंशिएटेड होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, स्टेम सेल नेचर प्रेजेंट रहेगी इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, और ये फास्ट डिवीजन शो करती रहेंगी। अब यहाँ पर कुछ जीन और उनके प्रोडक्ट हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। CLAVATA1 जो है इसका एक्सप्रेशन बेसिकली आगे की तरफ हो रहा है और ये डिफ्यूज होकर नीचे की तरफ जाती है, और ये CLV1 और 2 जो है उनको प्रमोट करती है। यहाँ पर सिग्नलिंग होती है, लिगेंड रिसेप्टर रिलेटेड सिग्नलिंग होती है। ये CLV1 और 2 जो है ये नीचे वाली लेयर में वुश्चल के एक्सप्रेशन को रोकती है। इसका मतलब वुश्चल जो है उसका एक्सप्रेशन आगे वाले पार्ट में तो वुश्चल एक्सप्रेस होता रहता है, लेकिन नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है वहाँ पर वुश्चल का जो फंक्शन है उसको रोक दिया जाएगा CLV1 और CLV2 के द्वारा। सिर्फ अभी नाम ध्यान रखो क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ नीचे की तरफ STM जो है वो सेल के डिफरेंशिएशन को रोक के रख रहा है। तो इस कारण से आगे और ये साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स रहेंगी आगे की तरफ, और पीछे की तरफ जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होती जा रही हैं, लेयर्स बनती जा रही हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज बनाती जा रही हैं। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने के साथ साथ जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। ऊपर वाला पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली लेस डायमीटर वाला रहेगा, फास्ट ग्रोथ शो करेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से प्लांट में ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है, आगे वाला पार्ट बढ़ता जाता है, नीचे वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो गया और वो गिर्थ बनाएगा, डायमीटर बनाएगा। अब यहाँ पर इन जीन्स के फंक्शन एक बार फटाफट देख लेते हैं। CLAVATA1 क्या है? CLAVATA1 बेसिकली सीरीन थ्रेओनिन काइनेज एंजाइम है। CLAVATA2 क्या है? CLAVATA2 एक रिसेप्टर है जो कि CLV1 के लिए एक रिसेप्टर को कोड करता है। CLAVATA3 ये बेसिकली एक लीगेंड है, और ये लीगेंड जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। CLAVATA2 जो है इट कोड्स रिसेप्टर फॉर CLV3 के लिए रिसेप्टर को कोड करती है। CLV3 क्या है? लीगेंड। ये CL3 लीगेंड है और लीगेंड के लिए रिसेप्टर क्या है? CLAVATA2, और ये इस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती है और प्रिवेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सराउंडिंग। तो ये बेसिकली क्या काम कर रही है इसको वापस से अपन देखो, यहाँ पर डायग्राम में समझाता हूँ। ये CLAVATA3 है, ये लीगेंड है, ये जहाँ पर बन रही है वहाँ पर काम नहीं कर रही है बेसिकली CLAVATA3 के एक्सप्रेशन को प्रमोट करवाता है वुश्चल।
तो वुश्चल जो है वो आगे की तरफ बन रहा है। वुश्चल CLAVATA3 को एक्सप्रेस करवाता है। CLAVATA3 एक लीगेंड है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो डिफ्यूज होकर नीचे की तरफ वाली सेल्स में जाता है। नीचे की तरफ वाली सेल्स में जाकर ये CLAVATA3 जो है ये CLAVATA2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। वो रिसेप्टर CLAVATA1 सेरीन थ्रेओनिन काइनेज को एक्टिवेट करवाता है। वो सेरीन थ्रेओनिन काइनेज वुश्चल को इनहिबिट कर देता है नीचे। तो नीचे की तरफ जो सेल्स है यहाँ पर वुश्चल इनहिबिटेड है, और वुश्चल इनहिबिटेड होने के कारण यहाँ पर, क्योंकि CLAVATA3 की सिग्नलिंग के कारण यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जहाँ पर CLAVATA3 बन रही है या जहाँ पर CLAVATA3 बनना शुरू हुई है, एक्सप्रेस हो रही है, वहाँ वाला पार्ट जो है वो वाला पार्ट डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। तो वुश्चल जहाँ पर काम कर रही है वो वाला पार्ट डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में CLAVATA3 की प्रेजेंस में। CLAVATA3 जहाँ पर चली जाती है सिग्नलिंग करवाने के लिए, वहाँ पर वुश्चल का एक्सप्रेशन रुक जाता है और डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पर सिग्नलिंग जो है वो देखने को मिलती है शूट एपेक्स के अंदर। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमने यहाँ पर शो किए। अब जो डायग्राम है, अभी जो मैंने डायग्राम शो किया था उस डायग्राम की थ्योरी है जो बुक में दी हुई है, वो मैं यहाँ पर रीड लगा देता हूँ। STM का फुल फॉर्म है शूट मेरिस्टेम लेस, मतलब इस जीन में म्यूटेशन होने पर शूट मेरिस्टेम नहीं बन पाता। वुश का नाम है वुश्चल। ठीक है, अब यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई थी वो मैंने समझा दी। अब मैं बुक में क्या लिखा हुआ है वो एक बार रीडिंग लगा रहा हूँ। वुश्चल एंड STM proteins act to keep meristematic cells in de-differentiated state। वुश्चल और STM मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डी डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल नेचर को मेंटेन करवा रही है। मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं आगे की तरफ, उनकी डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म को मेंटेन करवा रही है वुश्चल और STM। वाइल द प्रोडक्ट ऑफ CLAVATA1 to 3 जीन ऑल लिमिट द नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अभी हमने देखा भी था CLAVATA3 की जो सिग्नलिंग हो रही थी वो वुश्चल को रोक रही थी और डिफरेंशिएशन जो है उसको प्रमोट करवा रही थी बेसिकली। तो यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ वुश्चल इनडायरेक्टली प्रमोट एक्सप्रेशन ऑफ CLAVATA3 इन L1 एंड L2। इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा। ठीक है, और CLAVATA3 क्या कर रही है, वो इसी के एक्सप्रेशन को रुकवा रही है। बाइंडिंग ऑफ CLAVATA3 टू CLAVATA1 triggers a negative feedback that inhibit Wuschel expression and regulate the number of undifferentiated cells। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था, वही चीज यहाँ पर जो डायग्राम में थी उसी को हमने बोलकर एक बार बता दिया। अब हम बात करते हैं रूट मेरिस्टेम के बारे में। रूट मेरिस्टेम में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ग्लोबुलर स्टेज जो थी वहाँ पर मैंने बताया था कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाता है, तो उस दौरान कुछ जीन के एक्सप्रेशन काम आते हैं रेगुलेशन में, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बस इन्हीं को ध्यान में रखना, और बहुत सारी जीन है उन पर हम डिटेल में नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू वाली जो सेल्स थी उनमें अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन को रेगुलेट करती है स्केयर क्रो जीन, जिसे SCR कहा जाता है। तो ये SCR जो है, ये SCR कॉर्टेक्स वाली सेल में अनइक्वल डिवीजन को रेगुलेट करती है। जो स्मॉल सेल्स बनती हैं उनमें SHR शॉर्ट रूट हेयर ये जीन का नाम है। SHR एक्सप्रेस होती है, और SHR इन शॉर्ट सेल्स को एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट करवाना शुरू करती है। और दूसरी तरफ जो लार्ज सेल है उसमें SHR एक्सप्रेस नहीं होने के कारण वो कॉर्टेक्स सेल में डिफरेंशिएट होना शुरू करती है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि जो ग्राउंड टिश्यू वाली सेल्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट फेट क्या है, डिफ़ॉल्ट फेट मतलब अपने आप होने वाला, तो अपने आप जो होने वाला जो भविष्य है वो है कॉर्टेक्स सेल्स का बनना। डिफ़ॉल्ट फेट क्या है, कॉर्टेक्स सेल्स का बनना। लेकिन अगर SHR एक्सप्रेस हो जाए तो ये एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट हो जाती हैं।
तो अब हम बात करते हैं, ये हमने वेजिटेटिव ग्रोथ से रिलेटेड कुछ जीन्स हैं जिनके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है उसके बारे में। तो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया है पहले रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब फ्लावरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने शो किया है जो शूट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ज़मीन से, उस शूट में एपेक्स मतलब उस शूट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये हमने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया कि मान लो इस शूट एपेक्स वाले पार्ट में चेंजेस होने शुरू हुए, धीरे धीरे ये इस तरह से कुछ बदलना शुरू हुआ, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे चलकर ये पूरा पूरा एक फ्लावर बना लेता है लास्ट में। तो ये फ्लावर में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुआ। इसी को बेसिकली बोलते हैं वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन। ठीक है, वेजिटेटिव था ये यहाँ पर, और अब यहाँ पर फ्लावर बन गया तो स्टेमन और कार्पल बन गए, तो ये बन गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गई। तो इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन। इट मीन्स यहाँ पर हमें फ्लावरिंग के बारे में बात करनी है, किस तरह से फ्लावर बनता है। फ्लावर जो है उसमें 4 पार्ट हैं, 4 चक्र हैं, 4 वॉरल्स हैं। ये यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली शो किया है कि सबसे बाहर की तरफ जो वॉरल है उसको 1 नंबर दिया है, सबसे अंदर की तरफ जो चक्र है उसको 4 नंबर दिया है। ऊपर से देखें तो इस तरह दिखाई देगा, बाहर का चक्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 चक्र हैं। सबसे बाहर वाला कहलाता है सेपल से बना हुआ मतलब कैलिक्स, पेटल से बना हुआ कोरोला, फिर स्टेमन जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फिर कार्पल जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 4 चक्र, 4 वॉरल्स हैं यहाँ पर, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, जायांग। ठीक है, ये 4 चक्र हैं बेसिकली यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्लावरिंग जो है वो किस तरह से होगी, फ्लावरिंग ट्रांजिशन किस तरह से होगा, उसको एक स्पेसिफिक डायग्राम से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अरेबिडोप्सिस जो है उसके अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अरेबिडोप्सिस जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है। अच्छा, एक थोड़ा सा चीज़ सोचना, सर्दियों में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं या गर्मियों में? शाम जो है गर्मियों में 7 बजे तक अंधेरा होना शुरू होता है, और सर्दियों में 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। मतलब सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, शॉर्ट डे, और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं यानी कि लॉन्ग डे। तो अरेबिडोप्सिस जो है ये लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट मतलब गर्मियों में फ्लावरिंग होगी इसमें। चावल जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे का मतलब सर्दियों में फ्लावरिंग होगी, सिंपल सा बात है, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। तो ये अरेबिडोप्सिस जो है वो मॉडल प्लांट है बेसिकली डेवलपमेंट बायोलॉजी में। एंजियोस्पर्म का ही एग्जांपल है जो ये अरेबिडोप्सिस है। तो उसमें फ्लावरिंग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम किस तरह से बनाया हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, कि ये वाला पार्ट जो है ये हमने शो किया है। यहाँ पर ये अरेबिडोप्सिस का मान लो कोई पौधा है, इसमें नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं उन पत्तियों में कुछ सिग्नल आना शुरू हो रहे हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है जहाँ पर फ्लावर बन रहा है ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है वो लाइट की क्वालिटी, डे लेंथ और टेम्परेचर ये सिग्नल लेना शुरू करता है, और इन सिग्नल को सेंस करके जो लीव्स हैं उन लीव्स में जो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है वहाँ पर जो फ्लोएम में कंपेनियन सेल है, उस कंपेनियन सेल वाले पार्ट में ये लाइट, डे लेंथ और टेम्परेचर वाले सिग्नल को लेकर
एक जीन एक्सप्रेस होना शुरू होती है जिसे कहा जाता है कॉन्स्टेंस। और ये जो कॉन्स्टेंस जीन है, इस कॉन्स्टेंस जीन का प्रोडक्ट इन कंपेनियन सेल्स के अंदर एक जीन एक्सप्रेस करवाता है फ्लावरिंग से रिलेटेड, जिसे कहते हैं फ्लावरिंग लोकस टी। ये नाम हम लिख लेंगे अभी बाद में, फ्लावरिंग लोकस टी, FT शॉर्ट में कहा जाता है। कॉन्स्टेंस CON, कॉन्स्टेंस CONSTANS, कॉन्स्टेंस जीन का प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टेंस प्रोटीन जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। फ्लावरिंग लोकस टी जीन को एक्सप्रेस करवाती है कंपेनियन सेल में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता हुआ FT इंटरैक्टिव प्रोटीन P1 जो ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन है, इसके साथ मिलकर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कंपेनियन सेल से इस FT जीन के जो mRNA है उनको ट्रांसफर करवा दिया जाता है फ्लोएम में सीव एलिमेंट में। तो सीव एलिमेंट में ये FT जो है वो आ गए हैं। ठीक है, जब लॉन्ग डे है उस टाइम पर सिग्नल लिया गया, ये FT यहाँ पर आ गए। अब फ्लोएम जो है, इस फ्लोएम के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये लीफ वाला जो पार्ट था हमारा, ये लीफ वाला जो पार्ट था यहाँ पर FT बनना शुरू हुआ, और यहाँ से सीव एलिमेंट के थ्रू होते हुए उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर करवाया जा रहा है। तो सीव एलिमेंट से होता हुआ वो ऊपर ट्रांसफर हुआ, और शूट एपेक्स में जाकर वो FT जो mRNA था उसने शूट एपेक्स में FT प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अब ये FT प्रोटीन जो है ये शूट एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें एक प्रोटीन रहती है फ्लावरिंग लोकस डी, फ्लावरिंग लोकस डी FD प्रोटीन रहती है, उसके साथ बाइंड होकर उसको एक्टिवेट करती है, और ये दोनों मिलकर ये फ्लावरिंग लोकस डी जो है इसमें DNA बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट रहता है, जिंक फिंगर मोटिफ प्रेजेंट रहता है। तो ये फ्लावरिंग लोकस डी जो है ये एक DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है, FT FD के साथ मिलकर SOC1 जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करवाती है। ये SOC1 भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और ये SOC1 जो है ये फ्लावरिंग के लिए बेसिकली लीफी को एक्सप्रेस करवाता है, लीफी AP1 को एक्सप्रेस करवाती है। इनके नाम अभी फुल फॉर्म में देखेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ये लीफी और AP1 जो है ये फ्लोरल होम्योटिक जीन्स हैं। ड्रोसोफिला में पढ़ा था होम्योटिक जीन्स यानी कि ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, तो ये फ्लावरिंग से रिलेटेड ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं लीफी एंड AP1। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह काम करती हैं, आपस में एक दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रही हैं बेसिकली ये दोनों जीन। तो इनके एक्सप्रेस होने के बाद फ्लावरिंग जो ऑर्गन्स हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल वो बनना शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। तो ये तो बेसिकली लाइट रिलेटेड सिग्नलिंग के बारे में हमने बात की है। अच्छा, लो टेम्परेचर सिग्नल हुआ या कोई एंडोजिनस सिग्नल हुआ, जैसे कि लीफ नंबर के आधार पर कोई सिग्नल हुआ, लीफ लो नंबर है उस टाइम पर जिब्रेलिक जो एसिड हार्मोन है उससे रिलेटेड सिग्नलिंग के बारे में बात करें तो लो लीफ नंबर्स जिस टाइम पर प्रेजेंट हैं उस टाइम पर फ्लावरिंग को रोका जाता है, और ये सिग्नल या लो टेम्परेचर है उस टाइम पर यहाँ पर फ्लावरिंग को रोका जा रहा है, क्योंकि अरेबिडोप्सिस जो है वो हाई टेम्परेचर पर फ्लावरिंग करता है। तो लो टेम्परेचर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर सिग्नल के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि मेनली तो हमने बात की है कि ये एंडोजिनस जो पाथवे है उसके बारे में हमने बात की है, जहाँ पर कि बेसिकली लाइट क्वांटिटी, डे लेंथ, टेम्परेचर काम आ रहा है। इसके अलावा भी एक पाथवे जो है वो प्रेजेंट रहता है जो डायरेक्ट काम करता है FLC जीन के ऊपर।
और FLC जो है फ्लावरिंग लोकस सी, ये शूट एपेक्स में कोड होती है। ये SOC1 को रोक कर फ्लावरिंग को इनहिबिट करवाने का काम करती है। लेकिन लीफ नंबर के आधार पर जो सिग्नल आ रहे हैं, लो टेम्परेचर के आधार पर जो सिग्नल आ रहे हैं, ये FLC को इनहिबिट करते हैं और FLC के इनहिबिट होने के कारण SOC1 का इनहिबिशन रुक जाता है और फ्लावरिंग प्रमोट होती है। जिब्रेलिन सिग्नलिंग जो है वो भी डायरेक्ट SOC1 पर एक्ट करके फ्लावरिंग को प्रमोट करवाती है। जिब्रेलिन बेसिकली एपिजेनेटिक टाइप का रेगुलेशन शो करवाता है। बहुत डेप्थ में मैंने पहले कहा था, नहीं जा रहे हम यहाँ पर। सिर्फ मेन जो ये वाला पाथवे था हमारा नीचे वाला, सिर्फ इसी को हमें ध्यान में रखना है मेनली, और ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको टुकड़ों में पूरा एक साथ उतार लेना। ठीक है, यहाँ तक। और अब इसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको लिख लेना। इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा ये कुछ अलग है, डिफरेंस है। राइस जो कि शॉर्ट डे प्लांट है। अब लॉन्ग डे प्लांट जो थे जैसे कि अरबडोप्सिस, वहां पर हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टेंस जीन है जो कंपेनियन सेल में बनती है और वो FT को प्रमोट एक्टिवेट करवाती है। FT लीफ से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। लेकिन राइस में जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पर कॉन्स्टेंस का होमोलॉग प्रेजेंट होता है 1HD1 हेडिंग डेट 1, मतलब कॉन्स्टेंस जिसे हम कहते हैं अरबडोप्सिस में, राइस में उसी को हेडिंग डेट 1 कहते हैं। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा है, एक्ट एज एन इनहिबिटर ऑफ फ्लावरिंग, जबकि वहां पर कॉन्स्टेंस प्रमोट कर रही थी फ्लावरिंग को। ड्यूरिंग इंडक्टिव शॉर्ट डे कंडीशंस, however HD1 प्रोटीन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जिस टाइम पर शॉर्ट डे होंगे, यानी कि जिस टाइम पर सर्दियां होंगी, ये HD1 प्रोटीन नहीं बनती है। इसके नहीं बनने के कारण फ्लावरिंग इनहिबिट नहीं होती है और जो है FT एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग प्रमोट होती है। द एब्सेंस ऑफ HD1 स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ H3A। ये HD3A क्या है? ये FT का होमोलॉग है राइस के अंदर, चावल के अंदर। HD3A इज रिलेटिव टू FT, फ्लावरिंग लोकस T का होमोलॉग है। HD3A apical meristem, where it is believed to stimulate flowering by pathway similar to that in Arabidopsis। तो बाकी पाथवे सेम है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ थोड़ा सा इस HD1 वाली जगह पर था, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर वो जो मैंने थ्योरी बोली थी वही यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं कि FT जो है या FLT जो है, कॉन्स्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो फ्लावरिंग लोकस टी को प्रमोट करता है। अरबडोप्सिस के आधार पर लिखा हुआ है, दिस FT mRNA ट्रांसपोर्टेड टू फ्लोएम बाय शूट एपेक्स, शूट एपेक्स में जाकर प्रोटीन बनाता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। FD जो है ये इनहिबिट करता है SOC1 को और ये बेसिकली क्या कर रहा है, बाय प्रमोटिंग इट्स हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। सॉरी, FD जो है ये FLC को रोककर फ्लावरिंग को प्रमोट करवाता है। कुछ नाम है यहाँ पर जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही है, कौन सी फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। लीफी और फ्लो या लीफी एंड फ्लोरिकोला, ये दोनों जो जीन के प्रोडक्ट हैं ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। लीफी नाम है अरबडोप्सिस में और फ्लोरिकोला नाम है एंटीराइनम मेजस, जो प्लांट होता है स्नैपड्रैगन प्लांट जिसको बोलते हैं, उसमें फ्लोरिकोला। तो फ्लोरिकोला लीफी फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले जीन्स हैं। TFL और SEN टर्मिनल फ्लावर बड और सेंट्रो रेडिलस, ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करने वाले जीन के प्रोडक्ट हैं। TFL या टर्मिनल फ्लावर ब्लड अरबडोप्सिस में
और सेंट्रोरेडिलस एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन प्लांट में। ये नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन 100% आने का चांस है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग से रिलेटेड एबीसी मॉडल, ABCE मॉडल, क्वाड्रेट मॉडल, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अब।